जू फैन जैसे उसके करीब आता है, वो लड़की गुस्से के साथ उसे कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रात के वक्त यहाँ पर मत निकलना। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था। जू फैन हंसते हुए उससे कहता है, माय लेडी, आपने कहा था कि रात के वक्त मत निकलना, लेकिन अब तो सुबह हो चुकी है। सुबह के वक्त तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। वो लड़की उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये लड़का तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब तो सुबह हो चुकी है। और साथ ही वो लड़की उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं अपने रूल्स को चेंज करती हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ रहना है तो फिर जाकर उस टूटे से घर में जाकर बैठ जाओ। यहाँ पर घूमा फिरा मत करो। अब तुम्हारे लिए रूल अलग है। तुम रात के वक्त तो क्या दिन के वक्त भी यहाँ पर नहीं निकल सकते। और अगर तुम ऐसा नहीं करते जैसा मैंने तुमसे कहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे तुम्हारी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। जू फैन उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है, या फिर उदास होने का नाटक करता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वो फिर से अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाता है और उदास से लटके हुए चेहरे के साथ उसे कहता है, माय लेडी, मुझे लगता है कि आप अच्छे मूड में नहीं हैं। और साथ ही अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए उसके पास कुछ सेब होते हैं कि देते हैं। वो उस लड़की को पकड़ा कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए बाग से ताज़ा सेब उतार कर लाया था, लेकिन आज तो तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। तुमने तो सीधी तरह से मुझसे बात भी नहीं की। जू फैन उसे से पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है और साथ ही कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे यहाँ पर रहने दिया। जू फैन के जाने के बाद वो लड़की थोड़ी सी उदास हो जाती है और उसके लिए बुरा महसूस करती है कि मैंने उससे ठीक से बात नहीं की, और साथ ही अपना रकाब उतारते हुए उसके सेब को खाना शुरू कर देती है। जबकि जू फैन चुपके देख रहा होता है और कहता है, इसने मेरे दिए हुए सेब को खा लिया है। इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक चांस है। मैं इसके दिल में अपनी जगह बना सकता हूँ। जू फैन कहता है, अब मेरा सेकंड स्टेप ये होने वाला है, मैं उसके करीब जाऊंगा, यानी उसके साथ अपनी नज़दीकी को बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा, ताकि मैं उसकी बॉडी के अंदर देख सकूं कि वो उसकी बॉडी के अंदर कौन सा पॉइजन है। जू फैन कहता है, क्योंकि मेडिकल साइंस में जो चीज़ आपको ज़िंदगी दे सकती है वही चीज़ आपको मौत भी दे सकती है। और अगर ये पॉइजन इतना ज़्यादा स्पेशल है कि इसको सुप्रेस करने के लिए मोनजन की एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब मैं इसी पॉइजन को यूज़ करते हुए कोई ऐसी मेडिसिन बना सकता हूँ जिससे मैं अपने अंडे को दोबारा से रिवाइव कर सकूँ। जू फैन कहता है, इस पूरी दुनिया में एक मर्द को सिर्फ औरत ही धोखा दे सकती है। औरत से बड़ा धोखेबाज कोई भी नहीं। और अगर हम लोग इसका उल्टा देखें तो इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई और चीज़ नहीं जिसको हम लोग धोखा नहीं दे सकते। यानी कि सिर्फ एक औरत है जिसको हम धोखा भी दे सकते हैं और उसे बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सीन कुछ देर के बाद का होता है, दोपहर के वक्त का, जब वो लड़की दरख्त के नीचे बैठी अपने आप को कल्टिवेट कर रही होती है। असल में वो धूप में बैठी होती है। वो अपने ध्यान में बैठी होती है कि उसी वक्त बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। कोई कह रहा होता है, इस लड़की को मार डालो, इसको यहीं पर मार डालो। उस लड़की से रहा नहीं जाता और वो देखने के लिए वहाँ पर चली जाती है कि आखिर बाई शोर किस चीज़ का है। तो लड़की जैसे ही वहाँ पर जाकर देखती है तो कुछ लोग जू फैन को पीट रहे होते हैं। वो लड़की जू फैन की तरफ देखती है और लंबा सांस लेकर पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है, ये मेरा मसला नहीं है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, जू फैन चिल्लाकर कहता है, तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को बुरा कहने की? वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम सब लोग उसे ऐसे ही कहते रहते हो। वो लोगों की जान लेती है, उसे बीमारी है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। वो लोग उसे फिर से पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, एक बीमारी का घर है, वो जिसको भी टच करती है वो मर जाता है। पता नहीं अब तक कितने लोग उसकी वजह से मर चुके हैं, और तुम उसे अच्छी लग रही हैं। हम तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम उसको अच्छा कैसे कह सकते हो? जू फैन कहता है, इस सा में उस लड़की की कोई भी गलती नहीं है। वो लड़की जहाँ पर तुमसे पहले रहने के लिए आई थी, यानी कि वो इस जगह की रहने वाली है।
तुम सब लोग यहाँ पर आते हो और अपने आप पता नहीं कैसे मर जाते हो और सारा इल्ज़ाम बेचारी उस लड़की पर डाल देते हो। मेरी नज़र में तुम सब लोग मर्द नहीं हो। तुम्हें तो मर्द कहलाने का हक नहीं है। तुम सब लोग इस सारी बात का इल्ज़ाम एक लड़की के ऊपर डाल रहे हो। तुम सब लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो। बस इतनी बात का कहना था कि वो सारे लोग फिर से उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वो जू फैन को नीचे गिरा लेते हैं और ऊपर से उसे किक मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये लड़का अपने आप को बहुत बड़ा टफ समझ रहा है, चलो फिर इसे दिखाते हैं कि हम लोग कितने टफ हैं। वो उसे मारते मारते मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हमें तो लगता है कि ये उस लड़की के साथ मिला हुआ है, इससे भी कोई बीमारी है, ये दोनों मिलकर हम सबको मारना चाहते हैं, हम लोग इसे मार देते हैं। जब वो लड़की देखती है कि जू फैन को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, वो आगे बढ़ती है और उन सब से कहती है, रुक जाओ, इसे मारना बंद करो। वो सारे लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। वो लड़की जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वो सारे लोग साइड पर हो जाते हैं और कहते हैं, इससे दूर रहो, ये प्लेग गर्ल है, इसको टच किया तो हम सब लोग मारे जाएंगे। वो लड़की सीधी जो फैन के पास चली जाती है और उसका बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाती है और कहती है, तुम मेरे साथ आओ। तब बाकी के सारे लोग वहीं पर खड़े देखते रह जाते हैं। क्या आयश यहाँ पर हो? क्या हो रहा है? ये लड़की उसे लेकर क्यों जा रही है? जैसे ही वो लड़की उसको लेकर वहां से चली जाती है, वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, चलो शुक्र है, वो लोग यहाँ से चले गए, चलो अब जल्दी से सारे माल को आपस में बांट लेते हैं। जू फैन ने उनके लिए लिशी की एक बड़ी सी पोटली छोड़ी होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स होते हैं। वो सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को देखकर कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, लगता है कि हम सबको 2,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स आ जाएंगे। उनमें से एक लड़का कहता है, लगता है कि ये लड़का बहुत ही किसी बड़ी नोबल फैमिली से था, इसीलिए तो इसके पास इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। दूसरा वाला उसे कहता है, तुम्हें इस बात से क्या मसला है? हमें उसने काम करने के स्पिरिचुअल स्टोन्स दिए हैं, हमने उसका काम कर दिया, अब अपना अपना हिस्सा लो और हाँ से चलते बनो। यहाँ पर टोटल 5,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, हर किसी के लिए एक 1,000 स्पिरिचुअल स्टोन। अपना अपना हिस्सा लो और जहाँ से चले जाओ और कोई भी फालतू मत लेना। उनमें से एक हंटर कहता है, अगर वो उस लड़की को वाकई में पसंद करता है और उसे फंसाने के चक्कर में है, उसी के लिए तो उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन उसे तो हेयू मेंशन की किसी लड़की के लिए ये सब कुछ करना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो लड़का खुदकुशी करना चाहता है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। वहीं पर एक और कल्टीवेट आता है और उसके सर में पंच मारते हुए कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें कहना है कि अपने काम से काम रखो, अपना हिस्सा लो और हाँ से चलते बनो। और एक और बात को याद रखना, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को इस बारे में पता चला तो हम सब लोग मारे जाएंगे। एक और कल्टीवेटर उसे कहता है, वो तो बस एक नोबल फैमिली का लड़का है, बिगड़ा हुआ लड़का जिसके पास बहुत सारा पैसा है, हमें उससे डरने की क्या ज़रूरत है? पहले वाला कल्टीवेटर उसके चेहरे पर एक ज़बरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ एक नोबल फैमिली का आम सा लड़का है जिसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें पता भी है कि उसने क्या किया है। वो जब मेरे पास आया था इस डील को लेकर तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने मेरे सारे साथियों को वहीं पर मार डाला, सिर्फ मुझे छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हारे सामने आकर इस डील को रख सकूं। इसलिए चुपचाप अपना हिस्सा लो और यहाँ से चले जाओ। अगर किसी को बताया तो वो लड़की तुम्हें मार डालेगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो सारे लोग भी उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपना अपना हिस्सा उठाकर वहाँ से चलते बनते हैं। सस्य है। नेक्स्ट सीन उस लड़की के घर का होता है। वो लड़की जू फैन को अपने घर में ले आती है और अपने पास से एक मेडिसिन निकालकर उसके सामने करते हुए कहती है, इस मेडिसिन को खा लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। जू फैन अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेता है और कहता है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए।
वो लड़की उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जहर देने वाली हूँ? ऐसा नहीं है, इसमें मेडिसिन है। जबकि जू फैन सोच रहा होता है, अगर मैं इस मेडिसिन को खा लूँगा तुम तो यहाँ से जल्दी से चली जाओगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जल्दी से जाओ, मेरे पास ही खड़ी रहो। जू फैन उस लड़की से कहता है, मैं तो तुमसे भी डरता नहीं हूँ, तो फिर मैं इस पिल से क्यों डरने लगा? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा कि तुम इसमें पॉइजन डालोगी? जू फैन फिर से अपना नौटंकी मूड चालू करता है और उसे कहता है, तुमने मुझे कहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊं, फिर तुमने मुझे बचाने के लिए वहां पर क्यों आई? वो लड़की सूपन से कहती है, लेकिन पहले तुम बताओ, तुमने उन सब लड़कों के सामने मुझे डिफेंड क्यों किया? तुमने मुझे बचाने की कोशिश की, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं था कि वो सारे लड़के मिलकर तुम्हें मार डालेंगे? अगर मैं वहां पर पहुंचने में सिर्फ 1 सेकंड की देरी कर देती तो वो लड़के तुम्हें मार मार कर मार डालते। जबकि जो फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये तो मुझे अच्छी तरह से पता था कि रात को तुमने मोंजन की एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है, इसलिए आज के दिन तुम सूरज की एनर्जी में बैठी होगी ताकि सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब कर सको, ताकि तुम्हारे मसल्स को आराम मिल सके। और मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि जब कोई बंदा अपने ध्यान में कल्टीवेशन के लिए बैठा होता है, इस दौरान अगर उसे किसी के डिस्टर्ब करने की आवाज़ आती है तो अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर ये चेक करने के लिए ज़रूर जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और अगर मैं सही सही कहूँ तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सारा कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। तो जू फैन अपना बड़ा ही क्यूट सा चेहरा बनाता है और कहता है, मुझे इस लड़की के दिल में जगह बनाने के लिए अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को चेंज करना होगा, वरना मैं तो हमेशा ही डरावना दिखाई देता हूँ। जू फैन बड़ा ही क्यूट सा लुक देकर उसकी तरफ देखता है। वो लड़की उसकी तरफ देखती है तो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। जू फैन यहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त डायलॉग चिपकाता है। वो कहता है, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि हमारी आंखें हमारे दिल का आईना होती हैं, और जिसकी आंखें जितनी ज़्यादा प्यारी होंगी उसका दिल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम दिल की भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तुमने मुझे यहाँ पर रहने दिया, इसके अलावा तुमने मुझे उन लोगों से भी बचाया। वो सारे लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, इसलिए मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो लड़की जू फैन की बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही जू फैन से कहती है, तुम तो बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हो। मुझे पता है कि तुम मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रहे हो। और साथ ही जू फैन सोच रहा होता है, ये मुझे किसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि किसी भी लड़की के दिल में अगर जगह बनानी है तो उसके सामने मीठी मीठी बातें करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम किसी लड़की के सामने अपनी माँ की बात करते हो तो वो लड़की जल्दी से फ्लैट हो जा जाएगी, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और उन्हें अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जू फैन उस लड़की से कहता है, सिस्टर, हम दोनों को मिले हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने भी लग गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो लड़की उसे कहती है, तुम्हारी बात का क्या मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लग गए हैं? हम तो अभी तक सिर्फ 3 बार एक दूसरे से मिले हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना नाम बता देती हूँ। तुम आज के बाद मुझे सिस्टर चूचू कह सकते हो। हालांकि इसका नाम थोड़ा फनी है, लेकिन फिर भी अब सीरीज वाले ने नाम रखा है तो हम यही ले लेते हैं। उसका नाम सिस्टर चूचू है। जो फैन उसके सामने बहुत ही भोला बनने का नाटक करते हुए कहता है, ठीक है सिस्टर चूचू, मैं आज के बाद तुम्हें सिस्टर चूचू ही कहूँगा। जबकि अंदर से जू फैन कह रहा होता है, ये क्यूटनेस की एक्टिंग करना कितना ज़्यादा फजूल काम है, मुझसे ये नहीं होता। मुझे ये एक्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि लड़कियों को इस तरह का बिहेवियर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उन्हें मासूम से लड़के बहुत पसंद आते हैं। चूचू उसे कहती है, अच्छा ठीक है, अब ये मेडिसिन खा लो। जू फैन अपना मुंह खोलते हुए उसे कहता है, सिस्टर चूचू, प्लीज़
ये मुझे खिला दो। चूचू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो। और जैसे ही वो पिल उसको खिलाने लगती है, जू फैन उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी की पावर को उसकी बॉडी में म्यूट करके उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन का पता लगाता है। जू फैन जैसे ही उसके बाजू को पकड़ता है, साथ ही उसका हाथ भी ठंडा पड़ जाता है, यानी उसके हाथ पर आइस चढ़ जाती है। जू फैन भी इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है। सिस्टर चूचू पीछे की तरफ हट जाती है और जू फैन भी उसके बाजू को छोड़ देता है। जू फैन बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि जू फैन को पता चल चुका है कि उसकी बॉडी के अंदर कौन सा पॉइजन है। जू फैन कहता है, इस लड़की की बॉडी के अंदर कोई एक पॉइजन नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी के अंदर पूरे 7 पॉइजन हैं, जो कि मिलकर एक पॉइजन बना रहे हैं और वो सारे आपस में अच्छी तरह से मिक्स हैं। जो फैन कहता है, वो सारे के सारे पॉइजन डेडली हैं। कोई एक पॉइजन में किसी को भी मार सकता है, लेकिन ये 7 पॉइजन मिलकर इसको मार नहीं रहे। इसने अभी तक अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। ये तो बिल्कुल उस मेडिसिन के अपोजिट है जो किसी को जिंदगी दे सकता है। जू फैन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अपने आप में सोच रहा होता है, ये पॉइजन तो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ये किसी की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहें कोई भी मास्टर इसके सामने बच नहीं सकता। लेकिन ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है? मुझे लगता है कि इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ पॉइजन नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी के अंदर कुछ और भी है। ये सिर्फ मोंजन की एनर्जी को लेकर अपनी बॉडी में मौजूद पॉइजन को सप्रेस नहीं कर सकती, बल्कि इसकी बॉडी के अंदर एक और मेडिसिन है जो कि इसकी बॉडी के अंदर इस पॉइजन को फैलने से रोकती है और इसकी बॉडी के अंदर इस पॉइजन को सुप्रेस करके रखती है। और उस मेडिसिन का नाम बुद्धि जेट लिक्विड है। इस बुद्धि जेट लिक्विड के सिर्फ एक ही ड्रॉप से आप लोग या तो मर सकते हैं या फिर आपको नई जिंदगी मिल सकती है। ये एक मिरेकल मेडिसिन है। जो फैन साथ ही मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है, यही चीज़ तो मुझे चाहिए थी अपने उस अंडे को हैच करने के लिए। मुझे बुद्धि जेट लिक्विड की ज़रूरत है जो कि इस लड़की की बॉडी के अंदर है। जो फैन वाकई में बहुत बड़ा कमीना है। जो फैन को पता है कि उसकी बॉडी के अंदर से अगर वो बुद्धि जेट लिक्विड को निकाल लेगा तो ये लड़की मर जाएगी। लेकिन फिर भी वो कहता है, मुझे किसी न किसी तरीके से इस लड़की की बॉडी के अंदर से बुद्धि जेट लिक्विड को निकालना होगा, ताकि मैं अपने उस काकाई लॉक के अंडे को हैच कर सकूं और उसके अंदर से बेबी को निकाल सकूं। जो फैन उसे कहता है, सिस्टर चूचू, तुम तो बीमार हो। चूचू उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे थे? तुमने मेरे बाजू को टचक क्यों किया? जो फैन जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, चलो मैं इनको रब करके तुम्हारे लिए गर्म कर देता हूँ। चूचू जल्दी से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टर चूचू उसे कहती है, अब अपनी नौटंकी बंद करो। मुझे पता है कि तुमने मेरी बॉडी के अंदर कुछ डिटेक्ट करने के लिए अपनी की पावर को इंसर्ट किया था। जो फैन उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर उसे कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी फैमिली अल्केमिस्ट की फैमिली है और मैंने भी अल्केम सीखी हुई है। जब मैंने तुम्हारी बॉडी को टच किया तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत सारा पॉइजन है। क्योंकि मुझे पहले से पता है कि तुम बीमार हो, इसलिए मैंने सोचा, क्या बता, मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। साथ ही जो फैन उदास हो जाता है और कहता है, लेकिन तुम्हें तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, तुम मुझ पर शक करती हो। चूचू उसे कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे झम इतने ज़्यादा गहरे हैं। मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो तुम जैसी 3rd क्लास की फैमिली के मास्टर से हल नहीं हो सकता। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचा। जो फैन उसे कहता है, तुम्हें ऐसा किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ सकता? री फैमिली सदियों से अल्केमी परफॉर्म कर रही है। मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ सकता हूँ। मेरे फादर एक 3rd ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं, लेकिन मैंने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर शक नहीं है तो फिर मेरे साथ आओ।
सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन साथ ही वो उसके साथ चल पड़ती है और सोच रही होती है, पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं इस लड़के के साथ चल पड़ी, हालांकि मुझे उसके साथ नहीं जाना था। ऐसे पहले मैं अपने इस घर से कभी भी नहीं निकली। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं उस लड़के के साथ चल पड़ी। हो सकता है कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं इस लड़के का मुंड खराब नहीं करती। ये लड़का मुझे कुछ दिखाना चाहता है। मैं इसके साथ जाकर देख लेती हूँ कि ये मुझे क्या दिखाना चाहता है। जू फैन चूचू को लेकर डॉन टिम्बा के पास चला जाता है। डॉन टिम्बा जो कि एक होटल में रह रहा है। जू फैन उसके होटल के बाहर जाकर रुक जाता है। वहीं कहीं बार डॉक नवा अपनी बहन जाओ बैन के साथ आता है। जाओ बन जब जू फैन को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है, क्योंकि जू फैन ने चूचू का हाथ पकड़ रखा होता है। यहाँ पर लड़की जेलस हो गई है। नबा जू फैन से कहता है, ब्रदर ये लड़की कौन है? जू फैन उसका नाम बताता है कि इसका नाम सिस्टर चूचू है और ये मेरी दोस्त है। ये बात सुनते ही टनबा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो उसे साइड पर ले जाता है और कहता है, ब्रदर सोंग, तुम तो बहुत बड़े शाने निकले। अभी जहाँ पर तुम्हें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने हेजू टावर की एक लड़की को पटा भी लिया। तुम तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो। जबकि जू फैन सोच रहा होता है, ये सारी की सारी ट्रिक्स जो कि मैंने इस लड़की पर अप्लाई करके इसको पिटाया है, वो सारी की सारी मुझे टनबा ने सिखाई थी। नबा जू फैन के कान में कहता है, ब्रदर सोंग, मुझे ये बताओ कि ये अंदर से कैसी दिखती है। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियाँ लिपटी हुई हैं, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जू फैन कहता है, मैंने अभी तक उसको देखा नहीं। नबाबास रूम का पोस्ता हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मतलब, तुमने अभी तक उसको देखा ही नहीं? जो फैन कहता है, मैंने तो अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि उसने अभी तक अपना नकाब नहीं हटाया। नबा चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुमने अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा और तुमने उसको पटा लिया। जो फैन उसे कहता है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसका चेहरा देखता हूँ या नहीं? अगर मैं इस लड़की को चाहता हूँ तो फिर वो चाहे कैसी भी दिखती हो, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? नबा कहता है, इस लड़के को क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल लड़की जैसी बातें कर रहा है। कहीं इसको प्यार तो नहीं हो गया? जू फैन नबा से पूछता है, मेरी कैरेज कहाँ पर है जिसमें मैं यहाँ पर आया था? नब्बा उसे कहता है, मैंने तुम्हारी कैरेज को होटल की पिछली वाली साइड पर पार्क किया था, वो वहीं पर है। फिर वो सारे लोग होटल के पिछली तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर उसकी घोड़ा गाड़ी खड़ी होती है। जू फैन अपनी गाड़ी के अंदर से बहुत सारी मेडिसिन रखी होती है। उनमें से मेडिसिन को निकाल कर फेंकना शुरू कर देता है। वो अंदर से कोई ख़ास चीज़ ढूंढ रहा होता है। नबा और उसकी बहन जाओबन वो भी देख रही होती हैं कि आयश यहाँ से क्या ढूंढ रहा है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे वहाँ से वो सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं जो उसे चाहिए होती हैं। जो फैन उसे कहता है, सिस्टर चूचू, अब ज़रा जहाँ पर देखो, मैं तुम्हें अपने अल्केमी के स्किल्स सिखाता हूँ। वो अपने हाथ पर फायर को एक्टिवेट करता है और उन सारी मेडिसिन्स को उस फायर के साथ मिक्स करता है। थोड़ी देर अपने हाथों को इधर उधर हिलाने के बाद अपनी मुट्ठी को बंद करता है। नबा और उसकी बहन भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और कहते हैं, अल्केमी पर तो इसका बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। जबकि सिस्टर चूचू भी सोच रही होती है, ये लड़का बहुत ज़्यादा यंग है, लेकिन फिर भी इसको अल्केमी आती है। इसके स्किल्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए ये मुझे ये सब कुछ दिखाना चाहता था। जो फैन कहता है, सिर्फ हैरान होना काफ़ी नहीं है, मुझे इसे कुछ ऐसा दिखाना होगा जो इसने पहले कभी ना देखा हो। मुझे इसे कुछ स्पेशल टेक्निक दिखानी पड़ेगी। इसी वजह से ये इम्प्रेस होगी, और अगर एक बार ये इम्प्रेस हो गई, उसके बाद इसकी बॉडी से बुद्धि जेट लिक्विड को निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और साथ ही जू फैन अपनी मुट्ठी को बंद करता है, और वो जैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है, उसकी मुट्ठी के अंदर से काले रंग का धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वो सारे देखकर हैरान हो जाती हैं और कहते हैं, इसने तो अपनी अल्केमी को फेल कर दिया। नबा भी चिल्लाकर उसे कहता है,
ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अपनी सारी जड़ी बूटियों को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही अच्छा कर रहे थे और वाकई में तुम बहुत अच्छा कर रहे थे। तुमने बहुत ही अच्छे से इसको संभाला हुआ था, फिर आखिर बार तुमने उस सब को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा कैसे हो गया? तुमने ऐसा कैसे होने दिया? सिस्टर चूचू भी कहती है, ये तो सिर्फ एक बच्चा है। एक बच्चे की अल्केमी टेक्निक से मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए था? तो ये बात साबित होती है कि इसे अल्केमी बिल्कुल भी नहीं आती। जो फैन उन सब से कहता है, तुम सब लोगों को क्या लगता है कि मैंने अपनी मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैंने अपनी फिल न ली है। और साथ ही वो अपनी मुट्ठी खोलता है, उसके अंदर एक बहुत ही चमकती हुई पिल होती है। वो उनसे कहता है, क्या तुम इस पिल को चेक करना चाहोगे? तो यूलन उस पिल को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये पिल तो रिफाइन हो गई। तुमने इस पिल को कैसे बना लिया? ये कैसे कर दिया तुमने? सिस्टर चूचू भी उस पिल की तरफ देखती है और कहती है, हालांकि ये सिर्फ 1 ग्रेड की पिल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से जो फ्रेगरेंस निकल रही है और इसका कलर देखकर मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। चूचू कहती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की अल्केमी टेक्निक देखी है। मैंने कभी भी इस तरह की अल्केमी टेक्निक नहीं देखी। जबकि जू फैन सोच रहा होता है, इसने ये टेक्निक पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि इस टेक्निक का नाम वन पाम ऑफ हेवन एंड अर्थ है और ये टेक्निक बुक ऑन ऑफ एस्पर से ली गई है। इन लोगों को बुक ऑन ऑफ एस्पर का नहीं पता। बुक ऑन ऑफ एस्पर के अंदर जो सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, उनके बारे में तो होली लैंड के कुछ एम्परर्स को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। इन सारे इंसानों को कैसे पता हो सकता है? जू फैन कहता है, अगर मुझे इसकी बॉडी के अंदर से वो बुद्धि जेट लिक्विड नहीं चाहिए होता तो मैं इसे कभी भी ये टेक्निक शो नहीं करवाता। ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका भरोसा जीतना है। इसका भरोसा जीते बिना मैं अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता। जो फैन फिर से आगे बढ़ता है और सिस्टर चूचू के हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सन वार्मिंग पिल बनाई है। इसको खाने से तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। सिस्टर चूचू उसे कहती है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हारी जो पिल 1 ग्रेड की है, इसकी वजह से मेरी बॉडी में ज़रा भी गर्मी पैदा नहीं हो सकती, इसलिए ये मेरे लिए बेकार है। जो फैन उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, एक बार तुम इसे ट्राई करके तो देखो। एक बार तुम इसे खाकर देखोगी, उसी के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये पिल अच्छी है या नहीं। सिस्टर चूचू उसके हाथ से वो पिल ले लेती है और कहती है, जिस तरह ये लड़का मुस्कुरा रहा है, लगता है ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इसकी बनाई हुई पिल बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे इसको ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि इस लड़के ने इस पिल को बहुत सी अजीब सी टेक्निक को यूज़ करते हुए बनाया है। ऐसी पिल मैंने पहले कभी नहीं देखी। चलो फिर मैं इसे खा के चेक करती हूँ। सिस्टर चूचू अपने चेहरे से निगाह हटा आती है और उस पिल को खा लेती है। जैसे ही वो पिल को खाती है, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। उसकी पूरी बॉडी में एक गर्मी पैदा हो जाती है। सिस्टर चूचू कहती है, यहाँ पर रो क्या आ रहा है? ये तो सिर्फ 1 ग्रेड की पिल है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी इस तरह महसूस हो रही है जैसे मैं पूरा एक जलता हुआ सूरज हूँ। मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है, वो भी बिल्कुल सूरज की गर्मी के जैसी है। इस पिल का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये लड़का तो वाकई में एक बहुत अच्छा अल्केमिस्ट है। सिस्टर चूचू कहती है, इस पिल की एक और ख़ासियत ये है कि ये मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही। ये आसानी से मेरे पेट के अंदर जाकर घुल गई है। ये कैसी मेडिसिन है, जैसा मैंने कभी पहले सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह की कोई पिल मिलेगी। जू फैन हंसते हुए से कहता है, सिस्टर चूचू, तुमने मेरी पिल खा ली। अब ज़रा बताओ, ये पिल कैसी थी? क्या ये वाकई में बहुत अच्छी थी? चूचू उसे कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा यंग एज में अल्केमी में इतने ज़्यादा अच्छे हो सकते हो। तुम्हें बस
थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। फ्यूचर में तुम टीन एम्पायर के सबसे बेस्ट टेल्केमिस्ट बन सकते हो। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मैं तो वैसे भी पूरी दुनिया में फेमस हो चुका हूँ क्योंकि मेरे नाम का किल ऑर्डर जारी किया गया है। जू फैन उसे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहता है, सिस्टर चूचू, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी मसला हो, तुम्हें कोई भी बीमारी हो, तो तुम मुझसे कह सकती हो। तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा एल्केमिस्ट हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई मेडिसिन बना दूंगा। सिस्टर चूचू उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है और फिर सोच रही होती है, मुझे वैसे भी एक टॉप क्लास के एल्केमिस्ट की ज़रूरत है ताकि वो मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाल सके। लगता है कि मुझे वो एल्केमिस्ट मिल गया है। मैं इस लड़के की हेल्प ले सकती हूँ अपने बॉडी से पॉइजन को रिमूव वो करने के लिए। लेकिन जो फैन, जो कि अंदर वाला जो फैन है ओरिजिनल वाला, वो सोच रहा होता है, ये कमीनी मुझे जल्दी से बुद्धि जेट लिक्विड क्यों नहीं दे रही? आखिर मुझे कितनी देता? किसी तरह का नाटक करना होगा। अगर तुम्हारे पास बुद्धि जेट लिक्विड नहीं है तो फिर मुझे उस जगह का बताओ जहाँ से मुझे वो मिलेगा। सिस्टर चूचू जैसे ही अपने पॉइजन के बारे में उसे बताने लगती है, उसी वक्त वहाँ पर सीन को ख़राब करने के लिए मेडिसिन किंग का स्टूडेंट आ जाता है। डन डन को लेकर वो वहाँ पर एक ज़बरदस्त लैंडिंग करता है और जू फैन से कहता है, तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, तो तुम यहाँ पर छुपे बैठे हो। वो सारे लोग भी मेडिसिन किंग के स्टूडेंट की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जू फैन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, जैसे ये लड़की मुझे बुद्धि जेट लिक्विड के राज के बारे में बताने वाली थी, उसी वक्त ये कमीना कहीं से आ गया। मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा कि मैं अभी आगे बढ़कर इस लड़के को मार डालूंगा। लेकिन साथ ही वो कहता है, मुझे अपने नाटक को जारी रखना होगा क्योंकि सिस्टर चूचू के सामने मैं एक अच्छा और शरीफ बच्चा बनकर दिखाता हूँ। मेडिसिन किंग का स्टूडेंट जिसका नाम यूलन है, वो जू फैन से कहता है, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा टफ हो। लेकिन जू फैन अपने एक्टिंग मूड को चालू करता है और सिस्टर चूचू के साथ लिपट कर रोना शुरू कर देता है और कहता है, सिस्टर चूचू प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ये लड़का मुझे गली कर रहा है, प्लीज़ मुझे इससे बचा लो। यूलन और डन डन भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यूलैन डन डन से पूछता है, डन डन, वाकई में यही वो लड़का है जिसका तुमने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा टफ है और इसने तुम्हारे कपड़े उतार दिए? इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा टफ है, ये तो लड़की के पीछे छुप रहा है। डन डन खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, या तो ये लड़का नाटक कर रहा है या फिर ये लड़का उस दिन बहुत ज़्यादा टफ बनने का नाटक कर रहा था। मुझे तो और भी समझ नहीं आ रही। ये लड़का तो बहुत ज़्यादा टफ है, फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? डन डन यूलन से कहती है, हाँ ये वही लड़का है, मैं इसे पहचानती हूँ। कल इसी ने मुझे बली किया था और मेरे कपड़े उतारे थे, लेकिन आज ये बिल्कुल अलग लग रहा है। यूलन उसे कहता है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कल ये किस तरह का था और आज ये किस तरह का है। अगर तुमने इसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि ये वही लड़का है, तो फिर मैं तुम्हारा सारा गुस्सा इसके ऊपर उतारने वाला हूँ। आज मेरे लिए तुम्हारा बदला लूँगा। और वैसे भी इसने 7 बड़ी फैमिलीज़ वालों के साथ पंगा लिया है और साथ ही इसने मास्टर लीन को भी ज़ख्मी किया है। मास्टर लीन को ज़ख्मी करना इतना आसान नहीं था। इसका मतलब ये लड़का स्ट्रांग है। मैं इसके साथ फाइट करना चाहूँगा। सिस्टर चूचू भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और जो फैन से कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, लेकिन तुमने मास्टर लिंक को हरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगते हो। मेरे सामने नाटक करना बंद करो। वो गुर कर जू फैन की तरफ देखती है, जबकि जू फैन आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। जू फैन थोड़ी देर सोचने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और सिस्टर चूचू से कहता है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और उसका पाँव स्लिप हुआ और वो नीचे गिर गया और उसे चोट लग गई, मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा। ये बात सुनते ही वहाँ पर एक खामोशी छा जाती है। यानबा उसे कहता है, ब्रदर सॉन, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिसके ऊपर कोई भी यकीन ना करे।
मास्टर इन बोन फॉर्जिंग राम की 6th लेयर पर था। इस तरह का कोई मास्टर पाम स्लीप होने से कैसे गिर सकता है और उसे इतनी ज्यादा चोट कैसे लग सकती है? इसे तो ठीक तरह से झूठ बोलना भी नहीं आता। सिस्टर चू चू जो फैन से कहती है, अगर तुमने मुझे शुरू से ही सच बताया होता कि तुम कौन हो और किस मकसद के लिए आए हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने तो मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम कब से मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो? सिस्टर चू चू पीछे की तरफ घूम जाती है और कहती है, तुमने ये सारा मसला खुद ही क्रिएट किया है, इसलिए इस मसले को खुद ही हल करो। मैं जहाँ से जा रही हूँ मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। जबकि जू फैन उसे कह रहा होता है, सिस्टर चू चू प्लीज़ मत जाओ, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मेरी हेल्प करो। लेकिन सिस्टर चू चू वहाँ से उड़ जाती है, जबकि जू फैन वहीं पर खड़ा रह जाता है। अब जू फैन बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उन दोनों की वजह से सिस्टर चू चू यहाँ से चली गई। जब वो उसको बुद्धि जेट लिक्विड के बारे में बताने वाली थी तभी इन दोनों की एंट्री हुई। जू फैन उन दोनों की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, क्या तुम दोनों थोड़ा सा पहले या फिर थोड़ा सा बाद नहीं आ सकते थे? लेकिन तुम दोनों एग्जैक्ट टाइम पर आए हो। अरे, एंट्री की वजह से मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। जू फैन उन दोनों को घूर कर देखता है। डन डन उसके घूरने की वजह से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, जबकि यूलन आगे बढ़ता है और कहता है, ये लड़का तो वाकई में स्ट्रांग है, इसके गुडनेस ही पता चल रहा है। इसी वजह से मास्टर लीन को इसने हराया था। इसकी बॉडी से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट निकल रहा है, जैसे ये मुझे मार डालेगा। ना का ये अपनी बोन फजिंग रंग के फर्स्ट लेवल पर है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस हो रहा है। जो फैन अपनी पावर्स को रिलीज़ करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, तो इसका मतलब तुम मेडिसिन किंग के स्टूडेंट हो और तुम्हारे पॉइजन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा और अच्छी है। जो फैन एक ज़बरदस्त अटैक करता है और वहाँ पर ज़बरदस्त धमाके होते हैं। जो फैन ऐसे उसके ऊपर अटैक करते है। यूलैन पीछे ग्राउंड को डिस्ट्रॉय करता हुआ दीवारों को तोड़ता हुआ दूर तक जाकर गिरता है। जो फैन उसे किक मारने के बाद कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम अगले मेडिसिन किंग बनने वाले हो? क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से ही मरने वाले हो। फिर जू फैन आगे बढ़ता है और डन डन के पास जाकर उसे कहता है, क्या तुम हमेशा मर्दों के ऊपर ही भरोसा करने वाली हो? अगली बार तुम जिस भी मर्द को अपने साथ लेकर आओगी मैं उसे भी मार डालूंगा। साथ ही जू फैन हंसता हंसता सामने की तरफ चला जाता है जहाँ पर यूलन जाकर गिरता है। वहाँ से दुआ हटने के बाद यूलन सामने से निकलता है, लेकिन जैसे ही यूलन वहाँ से निकलता है वो भी हंस रहा होता है। वो हंसते हुए जू फैन से कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, हद से ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जू फैन हैरान हो जाता है और कहता है, मैं पहली बार किसी को देख रहा हूँ, मुझसे मार खाने के बाद वो इतना ज़्यादा हंस रहा है, तुम वाकई में सबसे अलग हो। यूलन उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं हंस क्यों रहा हूँ? मेरे हंसने का मतलब ये है कि मैं जीत सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। जू फैन भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि तुम मुझसे जीत सकते हो? जू फैन कहता है, मुझे तुम्हारी मेडिसिन किंग फैमिली के बारे में पता है कि तुम सब लोगों का सबसे बेहतरीन हथियार पॉइजन है, लेकिन अगर मैं तुम्हें टच ही नहीं करूँगा तो तुम अपनी पॉइजन को मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कैसे करोगे? तो इसका मतलब तुम्हारा अटैक मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। तुम मुझ पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पॉइजन को मेरी बॉडी में जाने के लिए तुम्हें मुझसे टच करना होगा और मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। क्या तुम मेरी स्पीड के साथ मैच कर सकते हो? यूलन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे तुम्हें टच करने की ज़रूरत है? मेरे पास ऐसे पॉइजन हैं जो कि तुम्हारी बॉडी में बिना टच किए भी जा सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि मेरे मास्टर मेडिसिन किंग से सारे लोग डरते क्यों हैं? यहाँ तक कि 7 फैमिलीज़ के मास्टर भी उनसे डरते हैं। मेरे मास्टर को अपने पॉइजन को किसी बॉडी में डालने के लिए उसे टच करने की ज़रूरत होती तो ये सारे नोबल लोग उससे डरते क्यों हैं? इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और साथ ही वो अपने हाथ पर बहुत सारे कलरफुल पॉइजन को रिलीज़ करता है और कहता है, हम लोग दूसरों से भी पॉइजन को तुम्हारी बॉडी में भेज सकते हैं। जू फैन भी उसकी पॉइजन टेक्निक की तरफ देखता है और कहता है,
ये लड़का तो वाकई में स्पेशल है। इनकी पॉइजन टेक्निक बिना किसी को टच किए बॉडी के अंदर जा सकती है। इसका मतलब मुझे अब एहतियात करना होगी। यूलन अपनी बॉडी को अपने पॉइजन से कवर कर लेता है। वो सारा पॉइजन एक बवंडर की तरह उसके चढ़ना शुरू कर देता है। यूलन कहता है, ये हमारी मेडिसिन किंग फैमिली में सदियों से चलता आ रहा स्पेशल स्किल है जो सिर्फ हम ही लोग यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं तुम मेरे स्किल से कैसे बच पाते हो। मेरा पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर रहेगा। जू फैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जू फैन को भी उसकी वीकनेस का पता होता है। जू फैन कहता है, मुझे पता है कि मेडिसिन किंग फैमिली वाले लोग सिर्फ अपने पॉइजन को कल्टिवेट करते हैं, जबकि वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्पीड को कल्टिटर। इसने अपनी पूरी बॉडी को पॉइजन से कवर कर दिया है। अगर मैं इसके पॉइजन से बचते हुए इस तक पहुंच जाता हूं, तो ये बहुत ज़्यादा वीक बंदा है, क्योंकि इसके पास कोई भी डिफेंसिव मैजिक नहीं है। क्योंकि अगर इसके पास कोई डिफेंसिव मैजिक होता तो ये अपनी पॉइजन वाली मिस्ट के दरमियान अपने आप को छुपा नहीं लेता। ये सामने खड़े होकर अपने पॉइजन वाली मिस्ट को मेरी तरफ भेजता। जो फैन कहता है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि ये लड़का यहीं पर मरने वाला है, क्योंकि इसका सामना मुझसे हो गया है। जो फैन जैसे ही आगे बढ़कर उसको मारने लगता है, उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है। वो पीछे एक बिल्डिंग के ऊपर देखता है तो वहां पर तो मास्टर खड़े होते हैं। जो फैन कहता है, उस बिल्डिंग के ऊपर 2 मास्टर्स खड़े हैं और वो दोनों ही लगता है कि हिजू टावर के एल्डर्स हैं और वो इस डिसाइल की फाइट को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैंने इस डिसाइल को हाँ पर मार दिया तो वो दोनों भी नीचे उतर आएंगे और उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। जो फैन कहता है, लगता है कि ये लड़का तो यहाँ पर डन का बदला लेने के लिए आया है, लेकिन इसके मास्टर यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए हैं, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि मैं जू फैन हूँ या नहीं। जू फैन मुस्कुराता है और कहता है, अब जबकि यहाँ पर कुछ एल्डर्स भी शो देखने के लिए आए हैं, मुझे उन सब के लिए बहुत ही अच्छा शो पेश करना होगा, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएं। जू फैन कहता है, मुझे इस तरह की एक्टिंग करनी है कि उनके सामने ये भी साबित हो जाए कि मैं जू फैन नहीं हूँ, और साथ ही मुझे इस लड़के को भी मारना है जिसने मेरा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया है। जूलन अपने बनाए हुए पॉइजन के बवंडर के अंदर छुपा होता है, पर वो वहीं से कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी स्पीड पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब जल्दी करो और आगे आओ और मुझ पर अटैक करो। अगर तुम्हारे पास इतनी ही स्पीड है और इतनी ही स्ट्रेंथ है तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? जल्दी से आओ और मुझ पर अटैक करो। जो फैन हंसते हुए उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ नज़र आता हूँ जो मैं अपने आप से तुम्हारे पॉइजन वाली मिस्ट के अंदर चला जाऊँगा ताकि मैं मारा जाऊँ? मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझसे फ़ाइट करनी है तो यहाँ पर आ जाओ। अपने पॉइजन के मिस्ट से बाहर निकलो और मुझसे आकर फाइट करो। और वैसे भी तुम सारा दिन इस पॉइजन मिस्ट के अंदर तो छुप कर नहीं रह सकते। एक ना एक वक्त में तुम्हारा स्टैमिना ख़त्म हो जाएगा और तुम थक जाओगे, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। यूलान हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरा पॉइजन वाला जो अटैक है, ये सिर्फ एक डिफेंसिव मैजिक है जो मैं अपने आप को छुपाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ? नहीं, इसके अंदर अटैक पावर भी है। और साथ ही वो अपने पॉइजन को यूज़ करते हुए जू फैन पर अटैक कर देता है। वो अपने 3 कलर वाले पॉइजन को यूज़ करते हुए 3 बड़े बड़े सांप बनाता है, जो कि जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जू फैन उनको टच करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ से घूमकर फिर से जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यूलन भी ऐसा शुरू कर देता है और कहता है, आज चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम इससे नहीं बच पाओगे, क्योंकि हमारा ये स्पेशल स्किल ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों टाइप का है। तुम इससे नहीं बच पाओगे। आज तुम्हारी मौत तो पक्की है। जबकि जू फैन उसके अटैक से बार बार बच रहा होता है और साथ ही मैं सोच रहा होता है, एक ऐसा बंदा जो पॉइजन को यूज़ करता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, और अगर एक बार उसका पॉइजन का इफ़ेक्ट नॉली हो जाए तो उसके बाद वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होता है। जू फैन कहता है, जिस दुनिया से मैं यहाँ पर आया हूँ वहाँ पर टोटल 10 एम्परर थे, और उन 10 एम्परर में से कोई भी ऐसा एम्परर नहीं था जिसे किंग ऑफ पॉइजन कहा जाता। लेकिन आज अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ और इस तुम्हारे पॉइजन को भी हरा देता हूँ, तो उसके बाद मैं अपने सारे एम्परर्स में से किंग ऑफ पॉइजन बन जाऊँगा।
यूलन जो फैन को उंगली दिखाते हुए उसे कहता है, हालांकि तुमने बाकी की सनक फैमिलीज के साथ पंगा लिया है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेडिसिन किंग फैमिली वालों के साथ पंगा लिया है। ये बात मुझे बिल्कुल खटक रही है और इसके बाद अब तुम्हारे पास जिंदा बचने का कोई चांस नहीं बचा। ये बात सुनने के बाद जू फैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गाली देते हुए कहता है, मैंने कब तुम्हारी मेडिसिन की फैमिली के साथ पंगा लिया? तुम यहाँ पर मुझसे पंगा लेने के लिए आए हो। तुमने यहाँ पर मेरे बने बनाए प्लान को बिगाड़ा है। जू फैन इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि जू फैन कहता है, ये लड़का बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। चाहे आज मैं इसके हाथों हार ही क्यों ना जाऊं, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। जू फैन उसकी तरफ पीट करके आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। जूलन कहता है, लगता है कि वो थक चुका है। वो फिर से उस पर अटैक करने के लिए अपने पॉइजन को आगे भेजता है, लेकिन यूलैन के पॉइजन स्नेक जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं, जू फैन पीछे की तरफ घूमता है और बड़ी ही स्पीड के साथ सीधा यूलैन के पास पहुंच जाता है। जू फैन उसकी पॉइजन मिस्ट के अंदर से होते हुए सीधा उसके गले को जाकर पकड़ लेता है। यूलैन का सारा पॉइजन जू फैन की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से जू फैन की आंखों और जू फैन के मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जू फैन चलाकर उस लड़के से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा घटिया और बदतमीज़ हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊं। साथ ही जू फैन उसके पेट में एक ज़बरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ढांचे में दिखाते हैं कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और यूलैन के मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यूलैन अपने घुटनों के पाल नीचे गिर जाता है, जबकि जू फैन उसके सामने खड़ा होता है। वो उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम तो पागल हो। जू फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और फिर से उसे एक ज़बरदस्त किक मारता है और कहता है, हाँ, मैं पागल हूँ। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मुझसे पंगा लेने से पहले। अब जबकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पॉइजन की वजह से मरने वाला हूँ, तो मैं मरने से पहले तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। जू फैन उसे बालू से पकड़ता है और उसके चेहरे पर घूंसे मारना शुरू कर देता है। यानबा, जाओबन और डन डन वो तीनों भी भागते हुए वहां पर आ जाते हैं। डैन डन उन दोनों की तरफ देखकर सोच रही होती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का तो वाकई में एक पागल है। यूलैन की बॉडी के ऊपर हालांकि इतनी ज्यादा छोटे नहीं हैं, सिर्फ उसके चेहरे से ब्लड निकल रहा है। अगर अभी भी कोशिश की जाए तो यूलैन को बचाया जा सकता है, लेकिन ये दूसरा लड़का तो बिल्कुल पागल है। इसकी बॉडी के अंदर उस यूलैन का 3 कलर वाला पॉइजन जा चुका है। इसके बचने का कोई चांस नहीं रहा। ये बहुत ही जल्दी मर जाएगा। और साथ ही 5th एल्डर वहाँ से उड़ जाते हैं। मास्टर लिन उसे कहते हैं, 5th एल्डर, मुझे एक बात तो बताते जाओ, क्या ये लड़का वो जू फैन है जिसने आपके यमिंग वैली के 3 एल्डर्स को मारा है? 5th एल्डर उठते हुए जो जा रहे होते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखकर उसे कहते हैं, तुम्हें लगता है कि ये लड़का जू फैन है? 5th एल्डर उसे कहते हैं, ये लड़का जू फैन नहीं है। जू फैन एक मनस्टर है, एक जीनियस डेविल है, एक सांप की तरह जहरीला, एक फॉक्स की तरह तेज तरह और बहुत ज्यादा समझदार और होशियार और एक टाइगर की तरह पावरफुल। लेकिन ये वाला लड़का बिल्कुल भी जू फैन की तरह नहीं दिखता, क्योंकि जू फैन बहुत ज्यादा समझदार है। ये लड़का तो एक इडियट है। हालांकि मुझे इसकी बहादुरी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इसे मरने और जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे मौत से डर नहीं लगता। लेकिन फिर भी ये लड़का जू फैन नहीं है, क्योंकि जू फैन जिसने हमारे एल्डर्स को मारा है, वो इस लड़के से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल और ज्यादा ड्राउन है। और साथ ही 5th एल्डर वहां से चले जाते हैं, ये चाहते हैं। मास्टर लिन कहते हैं, जोमन वैली वालों को सेथ फैमिली में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग समझा जाता है और इनके पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग एल्डर्स भी हैं। और इनके टॉप 5 एल्डर्स को तो इस पूरे टीनू एम्पायर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन ये पांचों के पांचों भी उस लड़के से डरे हुए हैं। इसका मतलब वो लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सीन फिर से बैटल ग्राउंड का दिखाते हैं। जाओबन भागते हुई सोंग के पास जाने वाली होती है, यानी जू फैन के पास जाने वाली होती है।
लेकिन नबा उसे रोक लेता है और कहता है, नहीं, अभी मेडिसिन किंग वहीं पर है, वो हमें भी मार डालेगा। मेडिसिन किंग डंडन से कहता है, छोटी लड़की, यहाँ पर आओ और मेरे डिसाइल का ख्याल रखो। वो मेडिसिन किंग से कहती है, क्या तुम मुझे कह रही हो? मेडिसिन किंग उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, मेरा डिसाइल जहाँ पर तुम्हारे लिए बदला लेने के लिए आया था, मेरा डिसाइल तुम्हें पसंद करता है। अगर फिर भी तुम उसके लिए हाँ पर आकर उसकी केयर नहीं करती, तो फिर तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और फिर वो जू फैन की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि सहमी हालत में वहाँ पर पड़ा होता है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं यहाँ पर पॉइजन की वजह से मरने वाला हूँ और जो वो सईच वो फिर भी मेरी तरफ चला आ रहा है। कहीं ये मुझे मारने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसके स्टूडेंट को मारने की कोशिश की है। जू फैन कहता है, हालांकि मैंने अपनी बॉडी को गोल्डन क्विक सैंड के साथ रिप्लेस किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ये मुझे 1-2 हिट आकर लगा देता है तो मेरे पास बचने का कोई चांस नहीं बचेगा। मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है, और अगर ये वाकई में आकर मुझ पर अटैक करता है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुझे अपनी आइडेंटिटी को शो करवाना पड़ेगा और मुझे इस पर अटैक करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। मेडिसिन किंग उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है। जो फैन कहता है, ये यहाँ पर पहुंच चुका है। जो फैन कहता है, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त जू फैन की वो रिंग, जो कि उसने स्काईलक की बॉडी से बनाई थी, उसके अंदर लाइटनिंग चमकना शुरू हो जाती है। जू फैन कहता है, लगता है कि उन दोनों में से कोई एक जहाँ पर है। मेडिसिन किंग जैसे जू पैल पर अटैक करने वाले होते हैं, उसी वक्त पीछे से 2 लोग आते हैं और कहते हैं, मेडिसिन किंग, पहले इसके एल्डर, आप तो बहुत ज़्यादा विषयस हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है आए कि आप बहुत ही महान हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर एक छोटे लड़के को बुली कर रहे हैं और यहीं पर हमारे टिन और उसके एल्डर की एंट्री होती है। जीट आन भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि जू फैन से मिलने के बाद अब वो भी जू फैन के जैसे ही बात करता है। जीट आन मास्टर मेडिसिन किंग से कहता है, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आप तो यहाँ पर अपने डिसाइल की फ़ाइट को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका डिसाइल इस लड़के को नहीं हरा पाया तो आपका ये क्या काम बनता है, इस लड़के को आकर मारना? और वैसे भी ये लड़का तो यहाँ पर अधमरी हालत में पड़ा है और आपके पॉइजन से मरने वाला है, फिर भी आप इसको मारना चाहते हैं, घोंसते हैं। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। जबकि जू पैन अपनी अंग की तरफ देखते हुए मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है, ये लड़का तो बिल्कुल टाइम पर आया है, इसने तो मेरी दोस्ती का हक अदा कर दिया। मेडिसिन किंग चलाकर जीट यान से कहता है, अब तुम कहाँ सेट पकड़े? तुमने मेरे बिजनेस में टांग डरने की कोशिश कैसे की? एल्डर जीट आन से कहते हैं, जीट आन, तुम्हें इस सब मसले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है, उनको अपने बिजनेस को हैंडल करने दो। जीट आन अपने 8th एल्डर से कहता है, एट एल्डर, ये हेयू सिटी है, ये मेडिसिन किंग का मेडिसिन पैलेस नहीं है। यहाँ पर मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जिसके साथ जैसे चाहे वैसे बात कर सकता हूँ। एल्डर जीटियान की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, ये हैं 7 थंडर को मारने वाले उस लड़के जूम फैन को मिलने के बाद हमारा जीटीएन बहुत ज़्यादा बदल गया है। उसे जहाँ भी कोई दिखाई देता है कि कोई बड़ा किसी छोटे पर जुल्म कर रहा है, तो ये उसी वक्त आगे बढ़ जाता है, ये जस्टिस के लिए खड़ा हो जाता है। एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, उस जू फैन की बस्ती पर चलना इसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जू फैन तो एल्डर को मारने के बाद गायब हो गया है। लेकिन तुम्हें जिन्हों मैशन का लीडर बनना है, इसलिए तुम्हें जू फैन जैसा बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो, अगर तुम्हें किसी नोबल फैमिली से पंगा लेना भी था तो किसी और नोबल फैमिली से लेते। पूरे हेयू टावर में तुम्हें सिर्फ यही बंदा मिला था, मेडिसिन किंग, जिससे तो 7 फैमिली वाले भी डरते हैं। एल्डर आगे बढ़ते हैं और उस मेडिसिन किंग से कहते हैं, मेरा नाम जिहान सुई फैंग है और मैं जिन्हों मेंशन का 8 एल्डर हूँ, और ये यंग मास्टर हमारे लीडर का बेटा है और होने वाला लीडर भी। मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट ने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपके सामने बोलकर, इसलिए प्लीज़ इसको माफ़ कर दें,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यंग है और इसे नहीं पता कि ये किसके सामने और क्या बात कर रहा है। मेडिसिन किंग उनकी तरफ देखता हाँ है और कहता है, तो तुम लोग जिन्हों मेंशन से हो, लेकिन तुम लोग तो इतने बोल्ड नहीं थे। तुम सब लोग तो बहुत ज़्यादा वीक थे। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरे सामने बोलना शुरू कर दिया। मेडिसिन किंग जू फैन की तरफ देखता है और फिर उनसे कहता है, चलो ठीक है, मैं जिन्हों मेंशन वालों की बात मान लेता हूँ और इस लड़के को छोड़ देता हूँ। मैं अपने डिसाइल को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और वैसे भी इस लड़के के बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने अपने पॉइजन से इस पर अटैक किया था और वो पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर है। ये नहीं बच पाएगा। फिर मेडिसिन किंग अपने स्टूडेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और डन डन और अपने स्टूडेंट को लेकर वहाँ से उठ जाते हैं। उन तीनों के वहाँ से चले जाने के बाद एल्डर एक लंबी सांस लेते हैं कि शुक्र है जो यहाँ से चला गया, जबकि डीन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है, ये सारे एल्डर्स बहुत बड़े कमीने हैं। ये एक लड़के पर इस तरह जुल्म कैसे कर सकते हैं। जाओ फन भागती हुई जो फन के पास चली जाती है, जबकि टन कहता है, ये सारे रॉयल फैमिली वाले एक जैसे हैं। ये जहाँ भी किसी कमज़ोर को देखते हैं उस पर अटैक करते हैं। पता नहीं इन सभी को अक्ल कब आएगी। एल्डर टन के साथ में पंच मारते हैं और कहते हैं, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें लगता है कि तुम जू फैन हो? तुम उसकी तरह बनने की कोशिश ही क्यों करते हो? तुम्हें लगता है कि तुम उसकी तरह हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो? तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो और उसकी तरह बनने का नाटक बंद करो। या तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ है कि ये मेडिसिन किंग कितना ज़्यादा स्ट्रांग है? ये ज़मीन वैली के 7th हेल्डर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। 7th हेल्डर को अपनी जीनियसनेस के लिए जाना जाता था। वो प्लान करके अटैक करता था, इसलिए अटैक करने से पहले वो सोचता था कि अटैक कैसे करना है। लेकिन ये मेडिसिन किंग है, ये अटैक करने से पहले सोचेगा नहीं, ना ही कोई प्लान बनाएगा। ये नहीं देखेगा कि तुम किसी 7 बड़ी फैमिली के यंग मास्टर हो और स्कन हो। ये तुम पर अटैक करेगा और तुम्हें मार डालेगा। जीटान एल्डर से कहता है, अच्छा ठीक है, मैंने गलती कर दी, लेकिन कम से कम हमने इस लड़के को तो बचा लिया। अब वो यहाँ से जा चुका है। जामन भागती हुई जीटान के पास आ जाती है और रोते हुए उसे कहती है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो, क्योंकि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो शमशीरे हो। मेरे ब्रदर सोंग शू को बचा लो। उसकी बॉडी के अंदर मेडिसिन किंग के स्टूडेंट का पॉइजन है, उसको निकालने में हमारी हेल्प करो। डियन जो फैन की तरफ देखता है और फिर अपने 8 एल्डर से कहता है, 8 एल्डर, क्या हम इस लड़के को बचा सकते हैं? क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? 8 एल्डर उसे कहते हैं, नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिसिन किंग के बनाए हुए पॉइजन इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि कोई भी इनको अपनी बॉडी से निकाल नहीं सकता। और अगर इसे निकाल सकते होते तो फिर मेडिसिन किंग से डरने की क्या ज़रूरत थी। सारे लोग इससे डरते हैं इसी वजह से, क्योंकि इसका पॉइजन बहुत ख़तरनाक है। एल्डर जीटी यहाँ से कहते हैं, हम लोग यहाँ पर वाइट एंड फेस्टिवल के लिए आए हैं, चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं, हम इस लड़के के लिए कुछ नहीं कर सकते। जीटी उस लड़की से कहता है, मिस, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब ये लड़का बच नहीं पाएगा। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि तुम जल्दी से इसके सदम से रिकवर कर जाओ। फिर जीटिन अपने एल्डर के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि जाओ बहन और टियाबा वहीं पर खड़े रोना शुरू कर देते हैं। टियाबा अपनी बहन से कहता है, ब्रदर सनक ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि वो हमारी वजह से फाइट कर रहा था। वो लड़का उस लड़की की वजह से आया था जो कि तुम्हें बुली कर रही थी। ब्रदर सोंग के मरने के बाद हम उसे यहीं पर हेयूस सिटी में ही तकना देंगे और इसकी फैमिली आज से हमारी फैमिली होगी। हम इसकी फैमिली का ख्याल रखेंगे। जाओबन उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, लेकिन उसी वक्त सिस्टर चूचू की वहाँ पर एंट्री होती है। सिस्टर चूचू उन दोनों से कहती है, तुम दोनों इसकी बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुम दोनों इसकी बॉडी को हाथ लगाओगे तो उन दोनों की बॉडी के अंदर में पॉइजन चला जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर 7 कलर वाला पॉइजन है। वो दोनों सिस्टर चूचू के पास उनके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओबन उसे कहती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ब्रदर सोंग की बॉडी को यहाँ पर ओपनली नहीं छोड़ सकते। इसकी बॉडी को तो जानवर खा जाएंगे, हमें इसे धपरा तो होगा।
सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और कहती है, तुम इसे मेरे साथ छोड़ दो, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। ये अभी तक जिंदा है, मैं कोशिश करूँगी कि इसकी बॉडी के अंदर से ये पॉइजन निकाल सकूँ। वो उसे अपनी पट्टियों में लपेट लेती है और लेकर वहाँ से उड़ जाती है। जब वो उसे लेकर जा रही होती है, जू पैन रास्ते में सोच रहा होता है, एक ऐसा पॉइजन जिसे सेमन रॉयल फैमिलीज वाले भी नहीं निकाल सकते, जिन्हों मंजन वालों ने भी मना कर दिया कि वो भी इस पॉइजन का तोड़ नहीं निकाल सकते। फिर एक ऐसी लड़की जो कि कंट्री साइड के स्लम एरिया में रहती है, क्या वो मेरी बॉडी को क्या कर सकती है? उस लड़के के पास जो 3 रंग के पॉइजन थे वो बहुत ज़्यादा डेडली थे। उन तीनों पॉइजन को मिलाकर उसने एक पॉइजन बना दिया जो मेरी बॉडी के अंदर जाकर घुल चुके हैं, मेरे ब्लड के साथ मिल चुके हैं। मेरे बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। लूपमैन कहता है, मेरी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को निकालने के सिर्फ 2 ही तरीके मुझे पता हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं बुक ऑफ एस्पर की मदद लूँ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं मेडिसिन किंग की फैमिली को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूँ और उसकी फैमिली से इस पॉइजन का एंटीडोट बनवाऊँ। आता है और कहता है, लेकिन यहाँ एक तीसरा तरीका भी है जो कि इस लड़की के पास है। ये लड़की मेरी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को निकाल सकती है, और आपको पता है वो कैसे? ये बुद्धि झट लिक्विड को यूज़ करेगी, वही बुद्धि झट लिक्विड जो कि मुझे चाहिए। सिस्टर चूचू जू फैन को उठाकर अपने रूम में ले जाती है और उसे लिटा देती है। अपने पास से एक वाटर निकालती है जिसके अंदर बुद्धि झट लिक्विड है। जू फैन अपनी बॉडी को खुद से क्योर कर सकता है अपनी बुक ऑफ एस्पर की मदद से, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर नौटंकी कर रहा है ताकि सिस्टर चूचू उसे बताए कि उसके पास बुद्धि झट लिक्विड पड़ा हुआ है। जैसे ही वो बुद्धि झट लिक्विड की बोतल को ओपन करती है, जू पैन उसकी खुशबू सुखा कहता है, ये तो बुद्धि जेट लिक्विड है। जू पैन कहता है, ये तो वही चीज़ है जिसको ढूंढने के लिए मैं इस हेयू सिटी में आया था। सिस्टर चूचू बुद्धि झट लिक्विड का एक ड्रॉप जू पैन के मुंह में डालती है। जैसे ही वो ड्रॉप जू पैन की बॉडी के अंदर जाता है, जू पैन की बॉडी के अंदर एक एनर्जी दौड़ जाती है। जू पैन कहता है, इसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसे पीने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर एक नई ज़िंदगी आ गई हो। लेकिन साथ ही जू पैन कहता है, मुझे अपने लिए नई ज़िंदगी नहीं चाहिए। सिस्टर चूचू, तुम्हें ये ड्रॉप मेरे ऊपर जाया नहीं करना चाहिए था। यही वाला ड्रॉप तुम्हें मेरे अंडे पर डालना चाहिए था, मेरे स्काई लक के अंडे पर। जू पैन बुद्धि जड़ लिक्विड के ड्रॉप को पीने के बाद 3 घंटे तक वहीं पर लेटा रहता है और कहता है, मेरी बॉडी के अंदर से जितना भी पॉइजन था वो क्योर हो चुका है। फिर जू पैन अपनी आंखें खोलता है। चूचू उसे उठाकर बिठा देती है और फिर उसके पीछे बैठकर अपनी की पावर को उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करती है ताकि वो उसकी बॉडी में जितना भी बचा हुआ पॉइजन है उसको निकाल सके। जू पैन कहता है, लगता है सिस्टर चूचू अपनी की पावर को यूज़ करते हुए मेरी बॉडी में जितना पॉइजन रह गया है उसको निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मैंने अपनी बॉडी के अंदर से पहले ही सारे पॉइजन को निकाल दिया हुआ है। हालांकि मुझे भी इस पॉइजन को अपने आप से निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। इसी वजह से सारे नोबल फैमिलीज़ वाले मेडिसिन किंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि इसका पॉइजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जू फैन कहता है, लगता है कि सिस्टर चूचू को मेडिसिन किंग पैलेस के पॉइजन के बारे में काफ़ी कुछ पता है, इसलिए तो ये मेरी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रही है। जू पैन कहता है, अगर इसे मेरी बॉडी के अंदर वो पॉइजन ना मिला और इसे पता चल गया कि मैंने अपने आप को पहले से ही क्योर कर दिया है, तो इसे तो पता चल जाएगा कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। जू पैन उसकी की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी की पावर इसकी बॉडी में जा रही है और पॉइजन को रिमूव कर रही है। सिस्टर चूचू काफ़ी देर तक अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है और फिर एक लंबा सांस लेती है और उसे छोड़ देती है।
जो फैन को फिर से वहीं पर लिटा देती है और कहती है कि मेडिसिन किंग पेरिस का पॉइजन तो हर बार एक नई वेरिएशन के साथ आता है। हालांकि एक स्टूडेंट ने पॉइजन को यूज़ किया है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा वियर्ड था। मुझे इसकी बॉडी से बचे हुए पॉइजन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जबकि जू पैन, जो कि सोने का नाटक कर रहा होता है, वो अंदर से सोच रहा होता है, हाँ, तुम्हें मेहनत तो करना पड़ी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर दिया है और अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया है। तुम्हें तो इस बात का पता भी नहीं चला। तुम तो यही सोच रही थी जैसे तुम मेरी बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर रही हो। अपनी आंख खोलता और उठकर बैठ जाता है। जू फैन कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? जैसे ही सामने से सिस्टर चूचू नजर आती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, सिस्टर चूचू, तो तुम वापस आ गई। मुझे तो लगता था तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। सिस्टर चूचू उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो बिल्कुल एक पागल लड़का है। अभी अभी ये लड़का मरते मरते बचा है और जैसे इसने आंख खोली, सबसे पहले से मेरी फिक्र थी कि मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ और इससे गुस्सा तो नहीं हूँ। ये अपने ज़िंदा होने की वजह से इतना ज़्यादा खुश नहीं है जितना ये मुझे देखकर ज़्यादा खुश है कि मैं इसके सामने बैठी हूँ। सिस्टर चूचू उसे कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तुम उस लड़के को आसानी से पीट सकते थे। तुमने उसकी बुरी हालत कर दी। यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम एक थर्ड क्लास फैमिली से हो और सिर्फ एक अल्केमिस्ट हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की नौटंकी करने की? तुमने अपने आप को मेरे सामने बहुत ही वीक शो करवाया। चलो जल्दी से बताओ, यहाँ पर आने का तुम्हारा मकसद क्या है? जू मैन हंसते हुए उसे कहता है, मेरा और क्या मकसद हो सकता है? जब मैं पहली बार तुमसे मिला था, तुम मेरे साथ बहुत ही बुरे से पेश आई थी, लेकिन मुझे पता था कि अंदर से तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश